एनएचपीसी का 51वां स्थापना दिवस अर्थात आज अपनी आयु 50 वर्ष की हो गई है, अर्ध शताब्दी पूर्ण की। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान एनएचपीसी के हमारे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता जी, विद्युत मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, हमारे पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा श्री सचिन किशोर जी, विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, एनएचपीसी के सभी निदेशकगण, सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और उनके सभी परिवारजन, सभागार में लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़ा समस्त एनएचपीसी परिवार। मित्रों, ये यात्रा 1975 में शुरू हुई और मैं इसको थोड़ा अपने साथ जोड़ता हूं किस ढंग से। इस यात्रा की शुरू तो आपने कहां से की होगी, कहां से नहीं की होगी, लेकिन आज मैं मानता हूं कि हम फरीदाबाद में हैं, हमारा हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। अगर यहां से आपने शुरू की है तो मेरा एक संबंध बनता है। आपने ये यात्रा 1975 से शुरू की और मैंने अपना सामाजिक जीवन 1980 से शुरू किया और संयोग से मैंने फरीदाबाद से शुरू किया। उस नाते से मेरी सामाजिक आयु और आपकी वास्तविक स्थापना के नाते से 50 वर्ष की आयु, आप मेरे से 5 वर्ष बड़े हैं। उन्नीस 1975 का सन एक और बात के लिए याद किया जाता है। इस देश में एक काला अध्याय वो 1975 में हुआ था और ये जो 1975 का 7 नवंबर का दिन है, ये उसी अध्याय के बीच में आया था। वो काला अध्याय था, लेकिन आपका जन्म हुआ रोशनी करने के लिए। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगी थी, जो 1977 तक 18 महीने रही थी। अब जो उस समय 50 वर्ष पहले 15, 16, 18 साल के रहे होंगे, उन्हीं को याद रहा होगा कि हाँ, क्या आपातकाल था। मेरी आयु उस समय 22 वर्ष थी। बहुत कुछ कहा जाता था आपातकाल में, उस कहानी में नहीं जाना, लेकिन इतना ही है कि वो बड़ा एक पीड़ादायक एक समय था, अवसर था। उस समय आपका जन्म होना अपने आप में एक आनंद की बात है। आपका जन्म हुआ प्रदूषण के समाप्त करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन एक आपके भाई का जन्म भी उसी दिन हुआ था। वो प्रदूषण को फैलाने के लिए मशहूर है। भाई तो भाई है, बधाई उनको भी। गुरुदेव जी, आपको भी बधाई। तो मित्रों, एक प्रसंग है सामने आया, जो याद आया मैंने बता दिया। व्यक्ति की आयु जब 50 वर्ष की होती है तो जीवन का पूरा एक यौवन काल होता है, पूरा इसको जिसको कहना चाहिए जोबन होता है, पूरी उसकी ऊर्जा, पूरी उसकी निष्ठा, पूरा काम करने की ताकत सब 50 वर्ष में होती है। ये अलग बात है कि संस्था और व्यक्ति का अंतर हम कर सकते हैं। व्यक्ति 50 वर्ष की आयु के समय दो अलग अलग विचार उसके चलते हैं। एक विचार चलता है कि अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को और तीक्ष्ण मजबूत किया जाए ताकि समाज की सेवा में 50 के साथ 100 साल तक कर सकूं। और एक अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, वो 50 साल के बाद ढलना शुरू हो जाता है। 60 में वरिष्ठ नागरिक कहलाएगा, 65 में बूढ़ा हो गया ये कहलाएगा, 75 में 70 में उसमें
पता नहीं जीवन में प्राणवायु बचे कि न बचे, वो एक अवसर ऐसा आता है, उसके बाद वो समाप्ति की ओर चल पड़ता है। लेकिन जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं का काम कैसे करते हैं, उन संस्थाओं को चलाने वाले लोग किस जज्बे के साथ, किस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो संस्था उतना ही नाम प्राप्त करती है। आज आपके लिए एक आत्म निरीक्षण का एक समय है कि इतने अच्छे 50 साल के हमारे कार्य के बाद हमारा काम और अच्छा कैसे हो, और अच्छी प्रगति हम कैसे करें, अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएं। ठीक कहा, इस समय तक 50 वर्ष में हमने जो जीरो से काम शुरू किया, पूरा हाइड्रो का सेक्टर, अगर मैं उसमें अपनी कंपनी भी है और भी जिनको हमें देख करके जिन्होंने हाइड्रो का काम किए होंगे, प्राइवेट किया होगा अथवा और कंपनियों ने किया होगा, सब मिला करके पूरी जो आज क्षमता है पावर की, कैपेसिटी जिसको कहते हैं, उसका लगभग 15.5-16% है। यही ना? क्योंकि आज हम 500 जो भी हिसाब है, कुल मिलाकर के हम इतने % पर हैं। परसेंटेज तो शायद आगे पीछे नहीं होगी, क्योंकि आखिर हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो बाकी सब भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, देश में भी जनरेशन पावर की बढ़ेगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, इसको मेंटेन रखेंगे। हाँ, ये जरूर ठीक है कि हमारे और हमारे भाई में एक अंतर ये है कि हमको आगे बढ़ने के लिए सब प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन बढ़ाओ, आरई बढ़ाओ, प्रदूषण कम करो, देश को 2070 तक नेट जीरो लेकर के आओ। तो हमारे लिए मौका बहुत आगे बढ़ने का, हमको खुराक दी जा रही है, लेकिन हमारे भाई को दबाया जा रहा है कि आप अपनी जनरेशन कम करो। काम का प्रकार है अपना अपना, उसमें क्या, जैसे दो व्यक्तियों के स्वभाव अलग होते हैं, दो व्यक्तियों के काम करने का, दो संस्थाओं के काम करने का जो उनका टारगेट है वो अलग अलग है, उनके परिणाम भी अलग अलग हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है हमने अपने भाई की सहायता नहीं करनी है। अगर उनको कम करना है तो उस कमी को हमको आगे बढ़ के पूरा करना है। परिवार में आखिर दो भाइयों का परिवार तो एक ही है ना, तो कोई कमी और कोई पूर्ति, दोनों मिला के नेट रिजल्ट हम आगे बढ़े, ये हमको विचार करना है। इतनी सब बातें हम ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं एनएचपीसी का लक्ष्य वो पूरा होगा। पिछले साल में मैंने एनएचपीसी का एक नाम दिया था, है किसी को याद क्या नाम था? किसी को पता है, याद है? कमाल है, उस नाम को भूल गए सब। गुप्ता जी आप तो उस समय नहीं थे, लेकिन गुरदीप जी थे उस समय। अच्छा नाम नहीं था, लेकिन मजाकिया तरीके से मैंने दिया था कि लोगों में होड़ बची हुई है समाज में कि पावर मुफ्त मिलनी चाहिए, पावर मुफ्त मिलनी चाहिए, बहुत पैसा लगता है। कुछ सरकारें इस होड़ में आ गई, जीरो कॉस्ट दे दो, इसको कोई चार्जेस नहीं, इसको टैरिफ जीरो, ये सब करते रहते हैं। तो गांव में मैं वही किस्सा सुना रहा हूं जो पिछली बार सुनाया था। गांव में एक व्यक्ति एनएचपीसी के प्लांट के सामने से निकला, खुश होकर के गांव पहुंचा, गांव को इकट्ठा किया कि भाई आज से पावर फ्री हो जाएगी। मैं कैसे हो जाएगी? कि वो जहां प्लांट लगा ना, उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब कोई खर्चा नहीं आएगा। कल कैसे नहीं आएगा? कि खर्चा इसलिए नहीं आएगा, अगर उनका खर्चा आएगा, वो कहीं कीमत देंगे तब तो हमसे लेंगे। अब उनको ही फ्री हो गई तो हम तो फ्री हो ही गए। कि उनको कैसे फ्री हो गए? क्या कहने कि उन्होंने बड़ा सा बोर्ड लगाया है, क्या, नॉट हैव पेड द कॉस्ट, अर्थात एनएचपीसी। अब ये बड़ा, मैंने एक लाइट रूबीन में बात कही थी, ऐसा ही एनटीपीसी के बारे में भी कहा था, नॉट टू पे द कॉस्ट। लेकिन ऐसा है नहीं है, वो तो सिर्फ एक आनंद के विषय को लेकर के। लेकिन हम अपने गंभीरता के नाते से अगर हम कहेंगे तो एनटीपीसी आज जो है वो हमारी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिस भरोसे से वो चलती हैं,
जनता को उस पर पूरा भरोसा हो गया है कि ये हमारे लिए प्रदूषण मुक्त पावर देंगे, सस्ती देंगे, क्योंकि यहां एक बार लगाने के बाद एक बात तो उसकी फिक्स कॉस्ट आती है, कैपिटल कॉस्ट आती है, लेकिन बाद में वेरिएबल तो कुछ नहीं है। पानी आना है, पावर लेनी है, बाहर दे देनी है। एनटीपीसी वालों को तो फिर भी कोयले के रूप में कुछ खाने के लिए चाहिए, यहां तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ आदमी हैं वो अपना चलाएंगे, कोई उसका वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, और हम भी अपना जो पावर का कॉस्ट आई हुई है उसके हिसाब से दे देंगे। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक हमारा रिलायबल सोर्स है, अफोर्डेबल सोर्स है। हमको दोहन करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है। क्योंकि एनएचपीसी के सारे प्लांट जो लगेंगे वो पहाड़ पर लगेंगे, जहां कहीं ग्रेविटी से पानी गिरता है और अच्छी ऊंचाई से गिरता, वहीं पावर ज्यादा मिलेगी। थोड़ी बहुत ऊंचाई से हम ले लेते हैं, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन जब बहुत ऊंची पहाड़ियों पर जाकर के लगता है हमारा प्लांट, बहुत दूर दूर सारे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, उन सब में हमारे ज्यादा प्लांट हैं। वहां पर हम लोग जो काम करते हैं बहुत बड़े रिस्क में करते हैं, परिवारों की कॉस्ट पर करते हैं। यहां तो सारे लोग शायद जो हमारे हेड ऑफिस के या आसपास के हैं, लेकिन हम उन अपने बंधुओं का, एनएचपीसी के बंधुओं पर विचार करें जो बहुत ऊंची चोटियों पर जाकर के और प्लांट में काम कर रहे हैं। आखिर वो भी हमारे भाई हैं। कई बार तो खतरा इतना होता है कि वर्षा आ गई, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, कोई ग्लेशियर ऊपर से फट के आ गया, पानी का इतना जोर आया कि पूरे के पूरे प्लांट को बहा के ले जाता है। बहुत बड़े बड़े संकट भी आते हैं एनएचपीसी पर, कोई भी हाइडल प्रोजेक्ट हो उन पर आते हैं। लेकिन मेरी शुभकामना है, और उसमें आज की इंजीनियरिंग, आपका जो टेक्निक है, उस टेक्निक के माध्यम से बहुत मजबूती से बनाए जा रहे हैं। बल्कि कई बार हाइड्रो प्रोजेक्ट जितना पैसा उनकी कॉस्ट बनाई जाती है, उस कॉस्ट के ऊपर जो उसके प्रबंध करने वाले, फाइनेंसिंग वाले सोचते हैं कितनी ज्यादा कॉस्ट लगने के बाद वायबल होगा कि नहीं होगा। फिर भी लगाते इसलिए हैं कि एक बार तो कॉस्ट आनी है, लगाना ही तो है, बाद में क्या है, बाद में तो 30-40 साल दोहन ही होना है, उसमें से कुछ ना कुछ निकलना ही है। इसलिए लगातार हम पावर को वहां से लेते हैं और अपने देश की आपूर्ति उससे होती है। कुछ साल पहले तक हम कह सकते हैं कि हमारा देश पावर डेफिसिट कंट्री था, लेकिन 2024 के अंत में, 2025 के शुरू में हमारे पास जो आंकड़े आए, हम कहते हैं अब डेफिसिट नहीं है, अब पावर सफिशिएंट है। और अब 6 महीने के बाद जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें आनंद की बात यह है कि सफिशिएंट नहीं, हम पावर सरप्लस हो गए मित्रों, पावर सरप्लस हो गए। सब सोर्सेज मिलाकर, उसमें थर्मल है, हाइड्रो है, उसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, और अब तो न्यूक्लियर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर अपने देश की आज की आपूर्ति तो हम पूरा कर रहे हैं, करेंगे ही, लेकिन इससे आगे अब एक्सपोर्ट में भी पैर रख लिया है। पावर का हमारा एक्सपोर्ट नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इनको तो हो ही रहा है। आगे चल करके हम श्रीलंका, यूएई, दुबई, इवन सिंगापुर तक भी लाइनें बिछाने की योजना बनी है। अंडर सी केबल, समुद्र के अंदर 1500, 1600, 1800 किलोमीटर लंबी समुद्र के अंदर जो है ट्रांसमिशन लाइन होगी, हम अपनी पावर वहां भी दे सकेंगे। तो ये सारा जो प्रताप है सबका मिल करके, उसमें एनएचपीसी की अपनी भूमिका है, एनटीपीसी की अपनी भूमिका है, और एनटीपीसी को भी शोर दुनिया में बहुत मच रहा है कि थर्मल को कम करो, प्रदूषण हो रहा है। हमने तय किया है कि नहीं, अभी जल्दी होगा, अभी तो स्पीड से एनटीपीसी को भी आगे बढ़ाएंगे, जब कभी वो समय आएगा तब देखेंगे। पावर बढ़ाएंगे तो हम उसकी खपत को भी बढ़ाने का इंतजाम करेंगे, और खपत बढ़ाने के लिए नेचुरल खपत तो हमारी, जो हमारा विकास है, जो हमारी रहन सहन है, जो हमारा
डोमेस्टिक पावर कंजम्पशन है, जो हमारी कमर्शियल पावर कंजम्पशन है, वो नेचुरल तरीके से चलेगी। हमारी जो सर्विसेज हैं, मेट्रो है, हमारी गाड़ियां हैं, बसें हैं, ई व्हीकल्स हैं, वो नेचुरल चलेगी। लेकिन योजना से बढ़ाने के लिए हमको अपनी इंडस्ट्री बढ़ानी होगी, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम तैयार करें और तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करके देश की आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाएं और देश की जो आत्मनिर्भरता की बात हमने कही है, जो देश हमारा आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने, उसमें जितना एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे उतना ही उसमें लाभ मिलेगा। और एक्सपोर्ट के लिए एक बात हम जैसे लोगों को पता होनी चाहिए कि दुनिया में एक और होड़ लगी है कि अब हमको ग्रीन पावर, जहां से उस प्रोडक्ट के लिए खपत करेंगे ग्रीन पावर, वहीं का प्रोडक्ट हम लेंगे। और संयोग से थर्मल को छोड़कर बाकी सब पावर्स ग्रीन पावर हैं, इसलिए ग्रीन पावर के नाते हमारी प्रोडक्शन का और ज्यादा लाभ होगा, और ज्यादा लाभ होगा। तो मित्रों, देश के लिए हम काम कर रहे हैं, दुनिया में भी सप्लाई करेंगे, देश को विकसित भारत बनाएंगे और निश्चित रूप से हम जो अपने टारगेट्स हैं, जो हमने तय किए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी कंपनी का दर्जा, जो शुरू होने पर एक सामान्य कंपनी थी, 2008 में हमको मिनी रत्न का दर्जा मिला था और 2024 में नवरत्न का दर्जा मिला है। और अगला टारगेट क्या होना चाहिए? अगला टारगेट महारत्न का। उस टारगेट को कैसे छुएंगे, इसमें कोई एक या दो आदमियों का काम नहीं है, केवल सीएमडी सोचें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस पूरे परिवार को, जो यहां बैठा है, इनको भी, जो देश भर में काम कर रहा है, सबको सोचना पड़ेगा कि हम अपनी कंपनी को महारत्न बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे तो आने वाले वर्षों में महारत्न भी बनेगी। प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ है ये सब बता दिया है। आगे आने वाले समय में हमारी कुछ पावर जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, वो भी 2025 के अंदर मुझे लगता है कि हम 10 गीगावाट इस 2026 में पूरा कर लेंगे, ऐसा ना? अभी तो हम 8.3 पर हैं, तो 10 गीगावाट पूरा कर लेंगे, मैं ये कह रहा हूं। तो इसलिए इस वर्ष में तो इतना ही टारगेट है। बहुत जल्दी हमारा जो 2000 मेगावाट का जो सुबनश्री लोअर परियोजना है, वो भी चालू हो जाएगी, चालू कर लिया है। और इस परियोजना पर चालू कर लिया। अरुणाचल प्रदेश की अन्य जो निर्माणाधीन दिबांग योजना है, उस पर भी काम चल रहा है। तो इसके अंदर इस टारगेट को हम पूरा करेंगे, ऐसा जो हमको बताया गया है वो जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। एक छोटा चैलेंज और है, उसको हमारे द्वारा तो नहीं है खड़ा किया गया, खड़ा तो किया और हमारे किसी तीसरे भाई ने खड़ा किया, लेकिन उस चैलेंज को स्वीकार हमको करना चाहिए। वो खड़ा किया हमारे सोलर प्लांट्स हैं उन्होंने। सोलर पावर बहुत देश में लग रही है। सूर्य ऊर्जा को हम बिजली में बनाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी विकसित की और सारे देश में बहुत अच्छे प्रकार की सोलर पावर, लेकिन उसका एक चैलेंज है कि वो केवल सूर्य के समय ही मिलती है। प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर सायंकाल सूर्यास्त तक वो पावर हमको मिलेगी। तो दिन में बहुत पावर होगी, उसका उपयोग उतना कर नहीं पाएंगे। तो उसको भी हम अतिरिक्त समय में उपयोग कर पाए, तो उस पावर का स्टोरेज करने के लिए हमारे पास एक विधि है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, पीएसपी। पीएसपी वहीं होगा जहां हमारे पास पानी होगा। अभी पीछे गया था उत्तराखंड में टिहरी डैम वालों ने अपना एक 400 मेगावाट का एक पावर पीएसपी प्लांट लगाया है। 400 का ही है, 1000 का है, तो शायद 400 का चला लिया है। हाँ, तो उसमें जहां जहां हमारे थर्मल के, जहां जहां हमारे हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां को लोकेटेड अथवा अन्य स्थानों पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं। ऐसा मैं एनएचपीसी की सारी टीम को एक प्रकार से आह्वान करूंगा कि हम उस ओर बढ़ें, ताकि जो सोलर की पावर है उसको हम स्टोर कर लें और स्टोर करके उसको देर शाम को या अति सुबह जब पीक डिमांड हमारी होती है उसका उपयोग करेंगे। तो हमारा एक दायित्व ये भी जो हम पूरा कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इतना सब करेंगे तो 2047 तक, जब देश की आजादी का 100वां वर्ष
100 वर्ष उस समय हो जाएंगे, तो उस शताब्दी वर्ष में हम अपने इस टारगेट को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो दायित्व है उसको हम पूरा मानेंगे। आज जैसा बताया गया कि हमारा जन्मदिन है, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले, राष्ट्र की युवाओं को प्रेरणा देने वाला राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसका भी जन्मदिन है। 7 नवंबर जन्मदिन है। अंतर इतना है कि राष्ट्रगीत हमारे ठीक 100 साल पहले उसकी रचना की गई थी। हम 1975 में आए, राष्ट्रगीत इस देश के अंदर 1875 के अंदर डॉक्टर बंकिम चंद्र उपाध्याय ने उसका रचना की थी। देश की जनता को, युवाओं को उत्साह के कारण से एक जोश जो आया, उसी में से आज़ादी का जो बीज बोया गया उस समय, उसका परिणाम है कि हम स्वतंत्र हुए। तो उसका 2 महीने तक अब ये कार्यक्रम लगातार चलेंगे देश में। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के एक प्रकार से उसको कैसे प्रचलित किया जाए, कैसे लोगों को याद कराया जाए, मेरा आप लोगों से आग्रह है हर कार्यक्रम में आप अपना एनटीपीसी का गीत तो चलाएं ही चलाएं, साथ में वंदे मातरम गीत को चलाएं भी सही, उसको याद भी करें और पूरे देश में एक जो आह्वान है उसके ऊपर चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।